नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 17 जून और 17 जून 2026। भारत और विश्व से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन पर करेंगे अपन डिस्कस। तो चलिए बिना समय खराब करते हैं क्लास शुरू। आज का सुविचार, जीवन आपको किसी खास मकसद से मिला है। जीवन आपको किसी खास मकसद से मिला है, इसलिए बीते हुए कल में नहीं, आने वाले कल को बढ़ाने में ऊर्जा लगाए कि अपने बीता हुआ जो समय गया उसमें क्या किया है, उस पर समय खर्च मत कीजिए। अभी आने वाले आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन 1, भारत और फ्रांस ने मिलकर स्कूल इनोवेशन लैब्स लॉन्च की है फ्रांस में। कहाँ की है? फ्रांस में। कथन ए देखो, भारत फ्रांस एटीएल अटल टिकरिंग लैब ब्रिज के तहत भारत की इनोवेशन सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। कि भारत फ्रांस एटीएल ब्रिज के तहत भारत की इनोवेशन सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। कारण आर, इसके तहत भारत अपने स्कूल इनोवेशन लैब मॉडल को फ्रांस के साथ साझा कर रहा है। बिल्कुल, कथन ए भी सही है, आर भी सही है और कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब इसके बारे में डिटेल से देखिए। पहल का नाम क्या है? भारत फ्रांस एटीएल ब्रिज। तो एटीएल की फुल फॉर्म क्या है? अटल टिकरिंग लैब। अटल टिकरिंग लैब किन दो देशों ने मिलकर की है? भारत और फ्रांस ने। आधारित मॉडल कौन सा है? अटल टिकरिंग लैब फ्रेमवर्क। अटल टिकरिंग लैब फ्रेमवर्क। फ्रांस में स्कूल इनोवेशन लैब की स्थापना लॉन्च हुई है निस फ्रांस में। कि जो स्कूल इनोवेशन लैब्स की स्थापना हुई है वो कहां पर हुई है? फ्रांस में। निस फ्रांस में हुई है। भारतीय संस्था नीति आयोग के तहत। भारत में यह संस्था कौन सी चलाती है? नीति आयोग के तहत। और फ्रांसीसी संस्था कौन सी है? ला फाउंडेशन डिसॉल्ट सिस्टम। ला फाउंडेशन डिसॉल्ट सिस्टम, यानी कि भारत और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर, भारत ने अपने देश में पहले से ही चालू कर रखी है और भारत के सहयोग से कहाँ चालू की है? अभी फ्रांस में की है। भारत में इसकी कौन सी संस्था इसको संभाल रही है? नीति आयोग। फ्रांस में कौन सी संस्था संभालेगी इसको? ला फाउंडेशन डिसॉल्ट सिस्टम। हस्ताक्षरकर्ता दोनों देशों के कौन कौन हस्ताक्षरकर्ता हैं? तो भारतीय हस्ताक्षरकर्ता हैं दीपक बागला, मिशन निदेशक एआईएम के। तो भारत की तरफ से साइन किसने किए हैं? दीपक बागला ने। तो फ्रांसीसी हस्ताक्षरकर्ता कौन है? मारिए पियरे ओलस। और इसका विशेष संस्करण क्या है? भारत और फ्रांस नवाचार 2026। लेटर ऑफ इंटेंट LOI फ्रांस के निस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 के अवसर पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत का प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में गया हुआ था क्योंकि वहां पर क्या चल रहा था? G7 सम्मेलन चल रहा था। और वहीं पर एक मीटिंग इन दोनों देशों की, भारत और फ्रांस की, कहां पर होती है? निस में होती है। निस में भारत इनोवेट्स 2026 के अवसर पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पर? अटल पर, अटल टिकरिंग लैब पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस का राष्ट्रपति का क्या नाम है? एम्यूएनएल मैक्रोन द्वारा उद्घाटित किया गया। और G7 की कौन सी बैठक चल रही है? 52वीं बैठक। कहां चल रही थी? फ्रांस में चल रही थी। फ्रांस में कहां पर चल रही थी? एवियन शहर में।
G7 की 7वीं बैठक फ्रांस में इवियन शहर में चल रही है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है? अटल टिंकरिंग लैब, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर नवाचार किए जा रहे हैं विद्यार्थी, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रचनात्मक तकनीक, AI, 3D प्रिंटिंग, रोबोट्स आदि पर कार्य किया जा रहा है। मतलब नए नए नवाचार किए जाएंगे, टेक्निकल कार्य किए जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, इंजीनियरिंग किया जाएगा इस लैब में। तो भारत की तरफ से कौन सा है? अटल टिंकरिंग लैब को कौन हैंडल कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। फ्रांस की तरफ से कौन कर रहा है? ला फाउंडेशन लसोल्ट सिस्टम कर रहा है। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। भारत की तरफ से किसने साइन किए हैं? भारत की तरफ से दीपक बागला ने साइन किए हैं। और उनकी तरफ से किसने साइन किए हैं? मारिये पियोरो ओलस ने किया है। किन दोनों देशों ने मिलकर किया है? भारत और फ्रांस ने। उद्घाटनकर्ता कौन कौन है? निस शहर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के कौन थे? माइक्रोन। इनने मिलके किया है। अब ये होता क्या? भारत में इसका क्या चल रहा है? भारत में इसका नीति आयोग के तहत जितने भी राज्य और यूटी हैं, 35 राज्य और यूटी में जिले कितने हैं? 722 जिलों में, और 1.1 करोड़ से अधिक 1.1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं इससे। भारत के अंदर विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। और मेंटोर टीचर कितने जुड़े चुके हैं इससे? 6200 मेंटोर टीचर जुड़ चुके हैं इसमें। और इसमें 16 करोड़ से अधिक इनोवेशन 16 करोड़ से अधिक इनोवेशन प्रोजेक्ट बनाए गए। ये भारत की उपलब्धि है। तो किन दो देशों के मध्य हुआ है समझौता? भारत और फ्रांस के मध्य ये समझौता हुआ है। किस पर हुआ है? अटल ब्रिज पर हुआ है। किस पर हुआ है? अटल ब्रिज पर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। भारत मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश बना है। 5 देशों के नाम बताइए। कि भारत देश है, उसने मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी मिसाइल है? मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया है। और सफल परीक्षण करके वर्ल्ड का कौन सा देश बन गया है? 5वां देश बना है। तो इससे पहले 4 देश कौन कौन से हैं? USA है, रूस है, चीन है और इजराइल है। और भारत कौन सा देश बना है? 5वां देश बना है। तो भारत बना 5वां देश। किसके सफल परीक्षण किया है? मल्टीलेयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत 5वां देश बना है। लंबी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता वाला 5वां देश बना। अब ये होती क्या है? ये क्या है कि जैसे किसी दूसरे देश की मिसाइल अपने देश पर अटैक करने के लिए आ रही है, तो ये मिसाइल है, ये अपने देश से छोड़ी जाएगी और उसको हवा में ही नष्ट कर देगी। अपना जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। हवा में ही मार गिराने की क्षमता है इसमें। हवा में ही
मार गिराने की क्षमता है इसकी, हवा में ही मार गिराने की क्षमता है इसमें। इसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। इंटरसेप्टर क्यों कहते हैं? कि ये क्या करेगी? दुश्मन की मिसाइल का पता लगाएगी, दुश्मन की मिसाइल का पता लगाएगी और हवा में ही मार गिराएगी, हवा में ही मार गिराना। मतलब भारत ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत 5वां देश बना है और ये क्या है? इंटरसेप्टर करेगी। मतलब किसी देश की मिसाइल अपने भारत पर अटैक करने के लिए आ रही है तो उसका पता लगाएगी और उसको हवा में क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। और भारत कौन सा देश बना है? 5वां देश बना है। भारत से पहले कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, रूस है, चीन है, इजराइल है। और भारत कौन सा देश बना है? 5वां देश बना है। अगला क्वेश्चन देखो। पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान से स्लोवाकिया देश ने सम्मानित किया। स्लोवाकिया देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान क्या है? अभी G7 की बैठक चल रही है 52वें क्रम की। तो भारत का प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया, फ्रांस प्लस स्लोवाकिया दोनों देशों की यात्रा पर है। तो ये स्लोवाकिया देश भी गया है। तो स्लोवाकिया देश का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो उस सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है स्लोवाकिया देश का? तो द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इसका नाम है। और ये भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया की आजादी 1993 में स्लोवाकिया की यात्रा करने वाला पहला भारत का पीएम है। 1993 में स्लोवाकिया आजाद हुआ था। आजादी के बाद भारत का फर्स्ट पीएम जिसने यात्रा की है, जिसने यात्रा की, कहां की? स्लोवाकिया की। तो 1993 से आजादी के बाद स्लोवाकिया की यात्रा करने वाला भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बन गया? पीएम मोदी बन गया। स्लोवाकिया देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान किसको दिया? पीएम मोदी को दिया। सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। अगला क्वेश्चन देखो। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी के बारे में असत्य कथन बताइए। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 सरकारी विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग जारी हुई है। उस रैंकिंग में अपने कौन से क्रम पर रहा है उनको देखना है। जो अपने देश के सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग जारी हुई है। उस रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय कौन सी रैंक पर रहा है वो देखेंगे अपन इसमें। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी कौन सी रैंक है? प्रथम रैंक है। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में, इसकी कौन सी रैंक है? दूसरी रैंक है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसकी कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है। और हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद, इसकी चौथी रैंक है। कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है। तो 3 तो दिल्ली के आगे, 1, 2 और 3। 1 नंबर पर कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 2 पर दिल्ली विश्वविद्यालय और 3 पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। तीनों कहाँ पर हैं? दिल्ली में। 4 नंबर पर हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। तो ये चारों
सही है। अब पांचवा अपने राजस्थान के लिए भी मोस्ट है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर राजस्थान कौन से नंबर पर रहा है? 7वें नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर रहा है? 7वें नंबर पर। तो सभी कथन क्या है इसके? सत्य हैं। और मैनेजमेंट में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? IIM अहमदाबाद, ये मैनेजमेंट में प्रथम स्थान पर रहा। और इंजीनियरिंग IIT कॉलेज कौन सी प्रथम रही है? IIT बॉम्बे। कौन सी रही है? IIT बॉम्बे प्रथम स्थान पर रही है। तो इन विश्वविद्यालयों का क्रम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना। आपने राजस्थान के हिसाब से अजमेर राजस्थान बहुत मोस्ट है, और ये 4 क्रम से टॉप 4 विश्वविद्यालय याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने पवन ऊर्जा की सप्लाई चेन क्षमता को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? मतलब एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रहलाद जोशी के द्वारा। कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने पवन ऊर्जा की सप्लाई के लिए, किसकी सप्लाई के लिए? पवन ऊर्जा की सप्लाई के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो पोर्टल का नाम क्या है? WT मारुत पोर्टल। क्या नाम है? WT मारुत पोर्टल। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी 2035 का लक्ष्य क्या रखा गया है? 155 गीगावाट रखा गया है। कितने गीगावाट रखा गया है? 155 गीगावाट रखा गया है। और वर्ल्ड विंड एनर्जी डे कब मनाया गया था? 15 जून को मनाया गया था। इसका होस्ट करता भारत में कौन था? गोवा इसका क्या था? होस्ट करता था। लॉन्च स्थान का गोवा से ही ये पोर्टल कहां से लॉन्च हुई है? गोवा से ही ये लॉन्च हुई है। कहां से लॉन्च हुई है? गोवा से ही ये लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। और इसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए? पवन ऊर्जा की सप्लाई के लिए। उस पोर्टल का क्या नाम है? WT मारुत पोर्टल। और विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का 2035 का लक्ष्य क्या है? 155 गीगावाट है। और वर्ल्ड विंड एनर्जी डे 15 जून को कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया। और गोवा से ही इस पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया है? गोवा से ही इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बिहार राज्य में 1999 एक्ट के तहत GI टैग मिला है। तो जियोग्राफिकल जो टैग मिलता है भारत में, वो किस एक्ट के तहत मिलता है? 1999 में एक एक्ट बनाया गया था, उसके तहत मिलता है। अभी किस राज्य के उत्पादों को मिला है वस्तुओं को? बिहार राज्य के उत्पादों का। अब देखो किस किस को मिला है, किस जिले में है वो बिहार के। तो 52 बूटी साजी, एक तो किसको मिला है? 52 बूटी साड़ी को मिला है। और ये नालंदा की साड़ी है। कहाँ की साड़ी है? नालंदा की साड़ी है। इसमें 52 प्रकार की डिजाइन दी गई है। कितने प्रकार की डिजाइन दी गई है? 52 प्रकार की इसमें डिजाइन दी गई है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ये गया बिहार का प्रसिद्ध है और इसको भी GI टैग दिया गया है। और ये काला ग्रेनाइट का होता है। कौन सा ग्रेनाइट यूज किया जाता है इसमें? ब्लैक ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट यूज किया जाता है। और सी में पीडिया पेंटिंग, पीडिया पेंटिंग, पीडिया पेंटिंग है। ये कोई प्रोग्राम होता है, कोई त्योहार होता है, उस समय महिलाएं करती हैं। प्रोग्राम या त्योहार पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पर है? भोजपुर में है। इन तीनों को GI टैग मिला है। तो बिहार राज्य की किन तीन को GI टैग मिल गया?
बाउन बूटी साड़ी जो नालंदा से संबंधित है, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जो गया से संबंधित है, और पीडिया पेंटिंग भोजपुर से संबंधित है। उपयुक्त सभी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला। इनकी विशेषता क्या है कि बाउन बूटी साड़ी में बाउन डिजाइन दी गई है, पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट काला ग्रेनाइट का है, और पीडिया पेंटिंग त्योहार या इनके अंदर उत्सव में क्या किया जाता है? महिलाओं के द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। इसी के साथ त्रिपुरा में किसको मिला है? सारिंदा को, जो तारों वाला वाद्य यंत्र है, इसको जीआई टैग मिला है। और इसी के साथ असम के 2 को जीआई टैग मिला, एक बांस को, एक देवरी उत्पाद को, एक बांस और एक देवरी उत्पाद को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि टाइम्स 100 स्पोर्ट्स 2026 में विश्व की 100 प्रतिभाशाली में स्मृति मंदाना को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? स्मृति मंदाना क्रिकेटर है, उसको शामिल किया गया। इस पर क्वेश्चन देखो। कथन ए, टाइम्स 100 स्पोर्ट्स 2026 में स्मृति मंदाना भारत की एकमात्र खिलाड़ी के रूप में शामिल हुई है, और उन्हें किस कैटेगरी में रखा है? टाइटन कैटेगरी में रखा गया। मतलब जो टाइम्स पत्रिका है, उसकी 100 स्पोर्ट्स 2026 में 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल किसको किया गया है? अपने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना को शामिल किया गया है, और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? टाइटन्स कैटेगरी में रखा गया है। कारण आर, उन्होंने महिला क्रिकेट में अभूतपूर्व रिकॉर्ड और टीम उपलब्धियां दोनों से प्रभाव बनाया। तो कथन और कारण दोनों क्या है? सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसको डिटेल से देखिए। टाइम्स 100 स्पोर्ट 2026 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची है। शामिल क्षेत्र वैसे ये किस किस के लिए निकालती है? एथलेटिक, कोच, इन्वेस्टर और स्पोर्ट्स के लिए। और भारतीय की तरफ से मात्र एक खिलाड़ी है। कौन है? स्मृति मंदाना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी है जिसको इस सम्मान दिया गया है। इसके अंदर और किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है? जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, लियोनेल मेसी को दिया गया है, टेम्बा बुआना को दिया गया है। इसकी स्मृति मंदाना ने T20 में सर्वाधिक रन बनाए हैं T20 में। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाली, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। और इसको थोड़े दिन पहले बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड दिया गया था। और जो महिलाओं का WPL हुआ था, इसमें इसने सर्वाधिक रन बनाए थे, और आरसीबी टीम की एक कप्तान थी, और ये कब भी आरसीबी टीम ने ही जीता था, और इसको ऑरेंज कैप मिली थी। कौन सी कैप मिली थी? WPL में ऑरेंज कैप मिली थी, क्योंकि इसने सर्वाधिक रन बनाया था, और इसी की कप्तानी में आरसीबी ने ये WPL भी जीता था। अगला क्वेश्चन देखो। फ्रिक्स वर्साई इसने एक रैंक जारी की है एयरपोर्टों की। इसमें भारत के कौन से एयरपोर्ट शामिल हैं उसके बारे में बताया गया है कि भारत के कौन सा एयरपोर्ट कौन से नंबर पर आया। तो देखना, कथन है फ्रिक्स वर्साई दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की सूची में भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। कि जो फ्रिक्स वर्साई है, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट होते हैं। 2026 की सूची जारी की है,
उसमें अपने भारत देश के 2 एयरपोर्ट शामिल हुए हैं। पहला एयरपोर्ट है नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, दूसरा गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट असम में। शामिल होना भारत के उभरते इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्लोबल में रिकॉग्निशन को दिखाता है। मतलब प्रिक्स वर्साई की एक 2026 की खूबसूरत एयरपोर्टों की एक रैंकिंग जारी हुई है, उसमें भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल किए गए, एक नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र वाला, एक गोपीनाथ बोरदोली एयरपोर्ट असम वाला। इसमें क्या देखा जाता है? कारण इस सूची में एयरपोर्ट को आर्टिकल्चर, डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी और यात्री अनुभव जैसे पहलुओं पर मान्यता दी जाती है कि यात्रियों ने कैसा अनुभव किया है इन एयरपोर्ट पर आके, उनका फीडबैक लिया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो भारत के कितने एयरपोर्ट हैं? भारत के 2 एयरपोर्ट हैं। इनमें ये किन किन की सूची जारी करती है? ये एयरपोर्ट की, म्यूजियम की, होटल की, रेस्टोरेंट की, कैंपस की, इनकी सबकी सूची जारी करती है। और कहाँ से प्रस्तुत करती है ये? यूनेस्को मुख्यालय पेरिस से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस से ये जारी करती है। और नवी मुंबई है, इसका तो रहा है पूरे वर्ल्ड में तीसरा स्थान। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। और असम वाले का चौथा स्थान रहा पूरे वर्ल्ड में। तो इनकी डिजाइनर, ये बनाया किसने था इसको? अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड ने। मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? अडानी एयरपोर्ट लिमिटेड ने इनका मैन्युफैक्चरिंग की है, जिसे नवी मुंबई का तीसरा स्थान मिला है, असम वाले को चौथा स्थान मिला। अगला क्वेश्चन देखो। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के रीजनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? बिहार में किया। केंद्रीय मंत्री क्या नाम है? राजीव रंजन सिंह ने कौन सा पार्क है? एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के रीजनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बिहार में। क्योंकि ये दोनों कहाँ पर हैं? बिहार में ही हैं। एक्वा पार्क कहाँ है? भोजपुर बिहार में है, जो मछली पालन से संबंधित है। और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड रीजनल सेंटर, ये कहाँ पर है? पटना बिहार में है। एक भोजपुर बिहार, एक पटना बिहार में है। तो भारत और विश्व से संबंधित आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उस पर अपने डिस्कस किया है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।